साजिशों का कोई चेहरा नहीं होता और हादसों पर किसी का पहरा नहीं होता। नमस्ते, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आज जो घटना हम आपके सामने लेकर आए हैं, जो किस्सा हम आपको सुनाने जा रहे हैं, उस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि ये घटना सच्ची है, ये कहानी सच्ची है, लेकिन जो फ्रॉड हुआ है, उसकी जो रकम है, वो आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। आपको जिस ठग के बारे में हम बताने जा रहे हैं, वो जो गैंग है ना, वो ठगों का बाप निकला। फ्रॉड किस तरीके से ऑनलाइन आपको ठगने के लिए अपने जाल को कसकर बिछाते हैं, इसका इससे बेहतर नमूना नहीं हो सकता। आप अंदाजा लगाइए कि कितने की फ्रॉड उन्होंने की होगी। 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, आगे बढ़ाइए महाराज, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, बिल्कुल भी नहीं, 7 करोड़ रुपए, 7 करोड़ रुपए लूट लिए गए। और जिनसे लूटा गया है वो देश के एक प्रतिष्ठित उद्योगपति हैं। अब तक इस तरीके के डिजिटल फ्रॉड के कई मामले सामने आ चुके हैं। कई बड़े बड़े बिजनेसमैन ठगों का शिकार बन चुके हैं और ये जो मामला है, सबसे ताजा मामला है। और इस मामले में मशहूर वर्धमान इंडस्ट्री है, उसके जो मालिक हैं एसपी जायसवाल, उनको पहले डिजिटल अरेस्ट किया गया। डिजिटल अरेस्ट करके उनसे 7 करोड़ रुपए ऐंठ लिए गए। कितना? 7 करोड़। अब ये डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, कैसे अरेस्ट किया गया, कैसे पैसा निकलवाया गया, इसके बारे में आपको तफसील से बताने जा रहा हूं, जिससे आप अगर पूरी चीज समझ जाएंगे तो शायद आपके साथ अगर ऐसा ठगी करने का कोई कोशिश करेगा तो आप उससे बच सकते हैं। होता क्या है, आप इसको समझिएगा थोड़ा। एसपी ओसवाल साहब के पास एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है, वो एक्सेप्ट करते हैं, फिर फोन नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद एसपी उनके पास एक कॉल आती है और उनसे कहा गया कि आपका फोन 2 घंटे में डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप 9 नंबर पे क्लिक कीजिए और 9 नंबर जैसे ही क्लिक करेंगे आप, उसके बाद सारी चीज होगी। मैं सीबीआई से बोल रहा हूं। ठग ने फोन पे बताया कि मैं मुंबई के कोलाबा सीबीआई ऑफिस से बोल रहा हूं। आपके पास एक मोबाइल नंबर है, हम इसको डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। किसी ने ये नंबर आपके नाम से लिया होगा और केनरा बैंक में आपके नाम पर एक अकाउंट चल रहा है। एसपी ओसवाल साहब ने कहा कि मेरा कोई अकाउंट नहीं है और मेरे सारे अकाउंट जो हैं वो लुधियाना में हैं। अब ठग को लगा कि अरे, जो बात करने का तरीका था उसका बड़ा एक्सपर्ट तरीका था, पॉश। ठग ने क्या कहा कि ये अकाउंट पिछले कई महीनों से रेगुलर चल रहा है, ये आपके नाम पर है, ये किसी नरेश गोयल से संबंधित है, ये अकाउंट आपके नाम पर है, अगर आप नहीं है तो भी आप सस्पेक्ट हैं। ओसवाल साहब ने कहा कि भाई ये मेरा अकाउंट ही नहीं है, मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं किसी नरेश गोयल को जानता ही नहीं हूं। अब ठग ने अपना पैतरा, अपना जाल बिछाना शुरू कर दिया था। उसने कहा कि भैया आधार कार्ड से आपका नाम लिया है और आपका आधार कार्ड उनके पास आया कैसे? ओसवाल साहब क्या कहते हैं कि भाई मैं बहुत ज्यादा ट्रेवल करता था, हो सकता है मैंने कभी अपना आधार कार्ड ट्रेवल करने के दौरान वहां पे परिचय पत्र के रूप में अपने दिया हो, आधार कार्ड दिया हो आइडेंटिफिकेशन के रूप में। ठगों का जो बंदा था वो कहता है कि मैं समझ सकता हूं, फिर भी आपको ये सब क्लियर करना पड़ेगा और जब तक क्लियर नहीं होता तब तक आप जांच के दायरे में हैं, और चूंकि आप जांच के दायरे में हैं, आप पर शक है, तब तक आप हमारी डिजिटल कस्टडी में हैं। ध्यान दीजिएगा, तब तक आप हमारी डिजिटल कस्टडी में हैं। आपको प्रोटेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, समझ में आया उनको ओसवाल साहब को लगा कि भाई जिस तरीके से बात कर रहा है, जो चीजें बोल रहा है, जो मेरे आधार कार्ड का जो नंबर बताया है, जो जानकारियां दी हैं, सब सही है, हो सकता है कि ऐसा कुछ हुआ हो। तो ओसवाल साहब ने क्या कहा कि भाई विश्वास हो गया कि मुझको आप प्रोटेक्ट करेंगे। और फिर यहां से राहुल गुप्ता नाम से एक बंदा टेक ओवर करता है, जो कि कहता है कि मैं सीनियर हूं, और उसने खुद को चीफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बताया।
फिर उस बंदे ने प्रॉपर्टी के जो प्रायोरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन के तहत उनसे एक लेटर लिखवाया गया और उस लेटर को ओसवाल साहब से लिखवाया गया और ओसवाल साहब से लिखवाकर वहां से भिजवाया गया। ठगों ने कहा 1 घंटा लगेगा, हम सीनियर्स की परमिशन लेते हैं, आप मुंबई नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, आपकी जांच जो है प्रायोरिटी पे की जाएगी और चूंकि आप बड़े बिजनेसमैन हैं, बात को हम समझ रहे हैं, तो इसलिए आपका सारी डिटेल्स हम यहीं पे ले लेते हैं, तो अपने प्रॉपर्टी का पूरा ब्यौरा दीजिए और बिल्कुल भी कुछ छुपाने की जरूरत नहीं है। ओसवाल साहब कहेंगे ठीक है, लेकिन मुझको बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं है, मैं अपने मैनेजर से बात करके बता सकता हूं, क्योंकि मेरे को इतनी सारी डिटेल मुझे नहीं पता है कि कहाँ क्या चीज है, कैसा है, और मैं पुलिस वालों से क्यों झूठ बोलूंगा, मैं क्यों छुपाऊंगा। तो उन्होंने कहा देखिए मेरे बैंक अकाउंट में, जो जहां तक मैं जान रहा हूँ कि एक बैंक अकाउंट में 10-12 करोड़ रुपए हैं, बाकी म्यूचुअल फंड्स हैं और वो सारी चीजें हैं, ये सारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में जानकारी मैनेजर को है और वो जो है आपको सारी जानकारी देंगे अगर आप चाहें तो। स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली गई। ठगों ने अगली बात बोली। अब ठग ने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट के लिए एक एप्लीकेशन बना दीजिए और सुप्रीम कोर्ट से समय ले लिया गया है और जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़ जी, उनका नाम लिया गया और उसमें कहा गया कि वो आपकी पिटीशन 11:05 पर सुनेंगे। टाइम दिया गया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम यूज किया गया और सब कुछ इस तरीके से चल रहा था बैकग्राउंड बनाकर कि खुद उद्योगपति ओसवाल साहब को, एसपी ओसवाल साहब को लग रहा था कि सब असली है। अब थोड़ी देर में जो ऑफिस का माहौल था सीबीआई ऑफिस का, वो ऑफिस की तरह लग रहा था, सीबीआई ऑफिस का लोगो पीछे लगा हुआ था और ओसवाल साहब ने ये भी बात जो है मीडिया से कही कि वो स्काइप के जरिए जुड़े हुए थे और 24 घंटे, मतलब जब तक वो जुड़े हुए थे तब तक उनकी फोटो वहां जाती रही और स्काइप से वहां की सारी इंफॉर्मेशन, सारी फोटो इनके पास आती रही और सब चीजें मॉनिटर की जा रही थी। ये बात जो है देखने पे उनको ऐसा लगा कि भाई वाकई कुछ जो है सीरियस मामला है। अब ये सारा कुछ हुआ तो इसके बाद उन्होंने जो है, ठगों ने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हमारी और आपकी बात चल रही है, इसमें बाहर से कोई तीसरा व्यक्ति नहीं आएगा। जब तक ये पूछताछ खत्म नहीं हो जाती, आप ना अंदर जाएंगे, ना यहां से बाहर जाएंगे, ना बाहर से कोई अंदर आएगा। सुप्रीम कोर्ट का डर उन्होंने ऐसे दिखाया कि ओसवाल साहब ने खुद बताया कि उनसे स्क्रीन शेयर न करने के लिए साफ साफ कहा गया था। और जब सुनवाई जो अगले दिन थी, मतलब एक दिन बीत गया इनको डिजिटल अरेस्ट में रखे हुए, अगले दिन जब सुनवाई हुई तो कपड़े चेंज करके बैठे और जज उस स्काइप में नजर नहीं आ रहा था, लेकिन जो राहुल गुप्ता नाम का ठग था वो उनके केस के बारे में बता रहा था, प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा था। उधर से जज की आवाज क्या आती है कि ठीक है, अब तक इनकी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करवा लीजिए और अगर मानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं मानते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लीजिए, ऑर्डर की कॉपी भी जो है वो भेज दीजिए। अब ठगों ने मतलब कुछ इस तरीके का जाल बिछाया था कि उनको ऐसा लगने लगा कि मामला बहुत ज्यादा सीरियस है। और ओसवाल साहब ने फिर क्या किया, ओसवाल साहब ने जिस तरीके से इन्होंने रकम मांगनी शुरू की, इन्होंने अपने मैनेजर को कमरे में बुलाया, पैसा ट्रांसफर के लिए उनसे बात की। अब मैनेजर ने भी पूछा भाई पैसा किसको ट्रांसफर करना है, इतना सारा अमाउंट। उन्होंने कुछ नहीं बताया, उन्होंने बस कहा कि अमाउंट जो है एक अकाउंट में लाओ और इसको ट्रांसफर करो। और फिर पैसा ट्रांसफर होना शुरू किया। 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़, 7 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए। और ट्रांसफर होने के बाद भी ओसवाल साहब को यही लग रहा था कि मैं किसी बड़ी मुसीबत से बच पाया हूं। आप समझ रहे हैं, ये एक ऐसा डिजिटल क्राइम ग्रुप है जो आपको यकीन दिला देता है कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में हैं और सिर्फ वही उस मुसीबत से आपको बचा पाएंगे। फिर ये हुआ कि भाई बाकी की चीजें अगले दिन होंगी, कार्रवाई अगले दिन भी जारी रहेगी, तो आप इसको जो है हल्के में मत लीजिएगा। ओसवाल साहब ने बात को सुनी, बात समझा, लेकिन तब तक जो है थोड़ा बहुत उनको भान होने लगा था
और जब उनको भान होने लगा तो उन्होंने ये बात जो है फिर आपने जो है आसपास अपने मैनेजर को और उन लोगों को बताई कि भाई इस तरीके से है, ये पैसे जो है यहाँ ट्रांसफर कर दिए हैं हमने और अभी ये कल भी चलेगा। जैसे ये बात निकलकर सामने आई, पुलिस हरकत में आई, क्योंकि बात सीधे तुरंत जब मैनेजर के पास पहुंची, मैनेजर साहब और लोगों के पास पहुंची और तुरंत बात पुलिस के पास पहुंची, और जैसे ही पुलिस के पास पहुंची पुलिस हरकत में आई। और जब पुलिस हरकत में आती है तब क्या होता है, तब होता यह है कि इस गिरोह के 2 सदस्य पकड़े जाते हैं। और ये 2 सदस्य कहां पकड़े जाते हैं? इनका नाम था अतनु चौधरी और आनंद चौधरी। ये पकड़े जाते हैं, ये असम के आसपास से पकड़े जाते हैं। और इस गिरोह की जो मास्टरमाइंड है वो एक महिला है। इसके अलावा इस गिरोह में 7-8 लोग और शामिल हैं। और बिल्कुल स्पेशल 26 फिल्म देखी होगी आपने, तो ठीक उसी तर्ज पर ये पूरा जो है गिरोह ने ये पूरा काम किया था। 5 करोड़ 25 लाख रुपए रिकवर भी किए गए। साइबर क्राइम सेल की जो टीम थी ना, उसने गिरोह को 48 घंटे के अंदर ही ट्रेस कर लिया था। और जो अतनु चौधरी और आनंद कुमार को पकड़ा गया वो गुवाहाटी से पकड़ा गया था और 5 करोड़ 25 लाख उनके पास से वापस आ गए थे। लेकिन अभी भी 2 करोड़ के आसपास उनके पास में ही है और अभी भी बहुत सारे ये साइबर क्रिमिनल्स बाहर हैं। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के मुताबिक 5 करोड़ 25 लाख 600 रुपए की जो रकम है वो भारत में अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी है। इसके अलावा उन लोगों के पास से 6 एटीएम बरामद हुए थे और 3 या 5 मोबाइल भी जब्त किए गए थे। अब इस पूरी कहानी को सुनने के बाद आपका दिमाग क्या कहता है? यकीन मानिए दिमाग के पुर्जे हिल गए थे जब हमें यह पता लगा कि ये डिजिटल फ्रॉड एक ऐसे उद्योगपति के साथ हुआ है जिसको पद्मश्री मिला हुआ है। एक ऐसे व्यक्ति के साथ जो बहुत सम्मानित है, जिसके आसपास सिक्योरिटी की अपनी पूरी फौज होती है। उसको डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और उसके साथ 7 करोड़ का फ्रॉड कर लिया गया। अब आप इस तरीके के फ्रॉड से बच कैसे सकते हैं? देखिए भैया, दोस्ती जो होती है ना, ऑनलाइन दोस्ती जैसी चीजों को, ऑनलाइन फ्रेंडशिप वाली चीजों को बिल्कुल दरकिनार कर दीजिए। ये फ्रेंडशिप आपको कहीं ना कहीं ऐसे दलदल में डाल देगी जहां से निकलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितने भी इस तरीके के ऑनलाइन ठगी होती है उसमें कहीं ना कहीं आप किसी अननोन व्यक्ति को बहुत कुछ बता देते हैं और उसके बाद ये पूरा केस इस तरीके का सामने आता है। आपको अगर कभी भी ऑनलाइन किसी भी तरीके की ठगी का शिकार होना पड़े तो आप सबसे पहला काम कीजिए 1930, इसको नोट कर लीजिए। इस नंबर पर आप तुरंत तत्काल फोन करके अपनी रिपोर्ट दर्ज करा दीजिए, क्योंकि यही वो तरीका है जिससे आपकी जो रकम जा चुकी है वो वापस आ सकती है। इसके अलावा अगर आपको इस इवेंट के बारे में, इस घटना के बारे में कुछ कहना है, कुछ बताना है, हमारी नजर इस पर बनी हुई है। बाकी की जो मास्टरमाइंड महिला है उसके साथ जो काम करने वाले लोग हैं वो कब पकड़े जाते हैं, कैसे पकड़े जाते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। एक बात और बता दूं आपको, इसमें जो महिला है ना, वो जो मास्टरमाइंड है इसकी, वो सरकारी बैंक में पहले काम करती थी, लेकिन फिर उसके बाद उसने काम छोड़ दिया किसी कारणवश और उसके बाद उसने ये ठगी का एक पूरा गैंग बनाया। उसमें हर एक सदस्य को उसने ट्रेन किया कि वो किस तरीके से बात करेंगे, उनका बॉडी लैंग्वेज कैसा होगा, यूट्यूब पे देख देख के कि सीबीआई कैसे काम करती है, बॉडी लैंग्वेज कैसे होता है, किस तरीके से बातचीत करती है, किस तरीके से आंसर देती है, किस तरीके से क्वेश्चन करती है। अपना वो टीम उसने इस तरीके से तैयार किया था। अब इसके अलावा और बहुत सारे खुलासे होने हैं इस केस में, वो सब आपके सामने रखेंगे। अगर आपका कोई सवाल है तो आप जरूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आपको इस एपिसोड से क्या सीखने को मिला, क्या आपने जाना, क्या समझा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।